जय श्री राम, नमस्कार। मैं सुप्रिया भटनागर, हिंद की आशा से। आज हम आए हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी के पास, जो शिक्षाविद हैं, MBA तो है ही, साथ में इंजीनियरिंग और PhD की डिग्री भी ली। अब राजनीतिक गलियारे में भी इनका प्रवेश है। हम राज्यसभा से सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से कुछ चर्चा करने आए हैं। आइए बातचीत करते हैं। जय श्री राम सर। नमस्कार। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहूँगी कि आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में थे, आपने खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आगे बढ़ गए। आप खुद इंजीनियर होने के बाद आपका सपना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज आप खोलें। सब सपने पूरे हुए, क्या कारण रहा जो आप राजनीति में आए? सेवा, देश सेवा, क्योंकि शिक्षा भी एक सेवा है। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति में आके आपका शिक्षा और जो सेवा क्षेत्र है उस दोनों में आप बेहतर काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। राजनीति में आने के बाद आपका परिप्रेक्ष्य बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है जी, जो कि मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी की देश को सबसे बड़ी सौगात है जी। इस शिक्षा नीति में वो सब चीज़ें हैं जो इस देश को ज़रूरत थी। मैं उससे भी इनडायरेक्टली जुड़ा रहा हूँ जी। तो शायद अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं होता तो मुझे उतना अवसर नहीं मिलता। जब आप राजनीति में आते हैं तो आपको बेहतर चांसेस मिल जाते हैं काम करने। इस समय देश कोरोना संकट से गुजर रहा है। आपने भी अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ का चेक दिया। सभी लोग, हम भी जितना हो सकता है हम निधि में देते हैं। आपको क्या लगता है, देश इसके लिए तैयार तो नहीं था जब ये संकट आया, वैश्विक महामारी आई, लेकिन अब इस स्तर पर हम क्या विश्व के अन्य देशों के मुकाबले पहुंच चुके हैं क्या? कि संकट कभी भी बता के नहीं आता जी। और ये तो वैश्विक संकट है, वैश्विक महामारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय ये संकट आया बहुत बड़े निर्णय लिए और अच्छे निर्णय लिए और पूरी दुनिया ने उनके इन निर्णय को सराहा है जी। आज की अगर हम बात करें तो आज भी हम लोग इस संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन देश को भी चलाना है। लगभग 6 माह होने जा रहे हैं। मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था हिंदुस्तान में और पहला केस जनवरी एंड फरवरी में आ गया था। इतने दिन बंद तो नहीं किया जा सकता। तो जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस महामारी से हम लोग ज़रूर निजात पाएंगे। और अगर आप इसका पूरा एनालिसिस करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां मृत्यु दर सबसे कम है, जबकि मैं ये मानता हूं कि एक भी मृत्यु दुखद है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है, मौतें हुई हैं, लेकिन भारत में इसकी दर सबसे कम है विश्व भर में। जी। कोरोना संकट के बीच में एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी कुछ जो बीजेपी में नहीं रहे, उन्होंने JEE एग्जाम्स का विरोध किया। उन्होंने कहा, एक तरफ वो कहते मेट्रो चलाएं, दुनिया कभी रुकेगी नहीं कोरोना संकट में। क्या ये राजनीति रही या आपको लगा कि शिक्षकों का खिलवाड़ है बच्चों के साथ, ये एग्जाम होना बहुत ज़रूरी था? तो ये जो राजनीति का खेल हुआ, बच्चों को क्यों घसीटते हैं? आपकी क्या राय है? कि ये संकट तो आज है, कल नहीं रहेगा। और प्रोफेसर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि अगर इस समय भी हमने एग्ज़ाम नहीं किया तो पूरा 0 ईयर हो जाएगा। बिल्कुल। और अगले वर्ष क्या स्थिति होती, जो इस साल बच्चे पास कर रहे हैं वो जी, प्लस जो अगले साल पास करेंगे वो दुगनी संख्या हो जाती। बिल्कुल। तो उतने बच्चों को अकोमोडेट करने के भी हमारे संस्थान तैयार नहीं थे, ना उनकी तैयारी है जी। और पूरी व्यवस्था के साथ एग्ज़ाम कराए गए हैं। और मैं मानता हूं, जो आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि एक तरफ मेट्रो चलाने की तैयारी है, दूसरी तरफ बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठना देना चाहते, जबकि हर सेंटर्स पे पूरी तैयारी के साथ बच्चों को एग्ज़ाम दिलाया गया है। सर, काबिले तारीफ है। सरकार खुद बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित है, लेकिन हमको इसमें भी जीवन तो चलाना है। UGC क्लियर कर चुकी है जी कि फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम कराए जाने हैं, तो उसकी भी एक एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो सभी प्रकार से बस हमें आवश्यकता इस बात की है, देखना हमें ये है कि हम सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करें
और आज ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि जो लोग प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से तैयार हैं, जो मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे घर की किचन में जो हर्बल्स हैं, हर्ब्स हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब इससे बचे हुए हैं और मुझे लगता है आने वाले समय भी उनको दिक्कत नहीं होगी। जी, आपने अभी अगस्त माह में मोदी जी को एक पत्र लिखा जनसंख्या के विषय में। वो जनसंख्या है क्योंकि भारत को आपने लिखा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे बड़ा जो हमारा पड़ाव होना चाहिए वो है जनसंख्या। आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि जनसंख्या के प्रति, जनसंख्या विस्फोट के प्रति जो आपके विचार हैं वो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, आज मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी कानून की ज़रूरत है जी, या बगैर कानून के भी, तो जनसंख्या नियंत्रण किया जाना सबसे आवश्यक है। जी, हम लोग इस बारे में बहुत काम कर रहे हैं। हमारा जो एलीट क्लास है, पढ़ा लिखा क्लास है, उन्होंने इसे मानना भी स्वीकार कर लिया है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, अधिकांश, बहुत सारे क्या, अधिकांश, शायद ही कोई केस ऐसा हो जिनके 2 से अधिक बच्चे जी। आप देखिए, जो लोग संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन पे खाने के लिए दिक्कत है, पढ़ाने के लिए दिक्कत है, वो लोग कई बच्चे पैदा किए जा रहे हैं जी। ये उन लोगों के ऊपर भी अन्याय है जो देश को टैक्स दे रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान कर रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं और वो लोग इसको नहीं मान के वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतनी अच्छी योजना चलाई कि देश में सब लोगों के लिए घर हो। बहुत अच्छी योजना, बहुत काम हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली और आज की स्थिति ये है कि लगभग 10 करोड़ की आबादी बढ़ चुकी है। आप कितना प्लान करेंगे, कितनी ज़मीन में मकान बनाएंगे जी, तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी। आने वाले समय में अगर हम इस पे सचेत नहीं हुए जी, इसको हमने नहीं लागू किया, पीने के पानी की दिक्कत हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी अगर हमने जनसंख्या पे काबू नहीं किया। अब इसमें काबू करने के 2 तरीके हैं जी, या तो लोग स्वतः करें जी, या इसको कानून के माध्यम से एनफोर्स किया जाए। जी। कानून के माध्यम से एनफोर्समेंट में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इस पे सरकार में चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जाति, धर्म, समाज, पार्टी से ऊपर उठ के मैं कहता हूँ कि आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रित हो, हर हाल में नियंत्रित हो, नहीं आने वाला समय भयावह होगा। जी। आप देखिए, आज सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, मेट्रो बढ़ रही है, रेल बढ़ रही है, हवाई जहाज बढ़ रहे हैं, मकान बढ़ रहे हैं, फिर भी दिक्कत। उसका जो मुख्य कारण है जनसंख्या विस्फोट है और कोई उसका कारण नहीं है। जनसंख्या विस्फोट को हमें रोकना ही होगा। इस मामले में थोड़ा सा एक पॉलिटिकल भी विल की कमी रही है दूसरी सरकारों की। 1975 में अगर आपको याद हो तो इस पे पहली दफ़ा हिंदुस्तान में तेज़ी से काम होना शुरू हुआ, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो बहुत गलत तरीके से हुआ। तत्कालीन सरकार ने उस समय इमरजेंसी भी लगाई जी। उसके बाद 1977 में आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में उस समय जो 75 में सरकार थी, कांग्रेस सरकार, वो बुरी तरह हारी। उन्होंने जो एनालिसिस किया, उन्होंने अपनी गलती को एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने इमरजेंसी लगाने के अपने जो उन्होंने काम किया था उसको एनालिसिस ना करके, उसको ना मान के, उनके जो सलाहकार थे, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहा साहब चूँकि हमने जनसंख्या नियंत्रण लागू करना शुरू किया जी, इसलिए हम लोग हार गए। इसलिए और उसके बाद से सभी लोगों ने इसको बैक स्टेज कर दिया, मुद्दा छोड़ दिया, चलता रहा, तुष्टिकरण भी रहा सर बहुत, सब लोगों ने इसको पीछे कर दिया जी। देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपना दायित्व समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं,
उन लोगों ने स्वतः इसको लागू किया। जी। आज जनसंख्या भारत की बहुत अधिक ऐसी है जो इसको लागू कर रही है, अपनी इच्छा से लागू कर रहे हैं, अपने तरीकों से लागू कर रहे हैं, और इसमें धर्म जाति कहीं आड़े नहीं आती। मैं बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं जिनके 2 बच्चे हैं जी। ऐसा नहीं है कि उनके 2 से अधिक बच्चे हैं, ऐसे भी मेरे मुस्लिम दोस्त हैं जिनके 1 बच्चे हैं जी। और 1-2 तो मेरे ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं जिनकी लड़की है फिर भी उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया जी। और बहुत हाईली पेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अपना दायित्व समझते हैं। तो इसको मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, इसको जाति, धर्म, पार्टी, समाज उससे ऊपर उठ के हम स्वतः इसको अपने ऊपर लागू करें, और यदि हम इसको लागू नहीं कर पाते हैं तो सरकार को आगे आके जो लोग अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, नहीं तो इस देश में आने वाला समय बहुत खराब होगा। और अगर अभी हम नहीं जागे तो आगे आने वाले समय में हम ये सब चीज़ें लागू भी कर देंगे तो भी हम लोगों को इस समस्या का समाधान और हमारा अच्छी आर्थिक व्यवस्था, नागरिकों को जो उनको एक जीवन में चाहिए उसको मिलने में बहुत समय लगेगा। संसाधनों में कमी हो जाएगी। हम लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम लोग आने वाले 2-3-4 वर्ष में चीन को पीछे छोड़ देंगे, जबकि चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है लगभग। हमारा क्षेत्रफल उनसे 1/3 है और आबादी में हम लोग उनके बराबर होने जा रहे हैं। अमेरिका हमसे कई गुना ज़्यादा है क्षेत्रफल में, आबादी 32 करोड़ है। हमारे यहाँ उतनी जनसंख्या हर साल बढ़ जाती है जितने यूरोप के कई बड़े देश की टोटल जनसंख्या है। तो आप कुछ भी संसाधन जुटा दें, कितने मकान बनाएंगे, कितनी सड़क बनाएंगे, सब दिक्कतें आएंगी। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है, इसको सभी को मानना चाहिए। और मैं तो इसमें अपोजिशन के भी नेताओं से विनम्र अनुरोध करूँगा कि वो आगे आके इसमें सहयोग दें और पार्लियामेंट में ये बिल सर्वसम्मति से पास हो। ये अंतिम बात आपसे कहूंगी कि आपको बहुत शुभकामनाएं हम राम भक्तों की ओर से और पूरे समस्त राम भक्तों की ओर से कि आपकी सरकार ने, मोदी जी ने इतना इनिशिएटिव लिया और इस तरीके से इतने भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहूँगी। ये तो करोड़ों देशवासियों की जन भावनाएं थी जी, और ये पुरातत्व विभाग के सर्वे से भी बड़ा स्पष्ट हो गया है और इतिहासकार भी इसको मानते हैं कि वहाँ राम मंदिर था, राम जन्मभूमि है जी। मैं तो दुखद कहूँगा कि इतना विलंब हुआ, इतनी इसको कोर्ट में जाके ये हमें प्रमाण देना पड़ा जी कि वहाँ राम जन्मभूमि थी। लेकिन मैं मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मशील हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ, दोनों ने मिलके जो जो कोर्ट की आवश्यकताएं थी, बहुत सारे पेज का अनुवाद होना था, बहुत सारे रिपोर्ट्स आनी थी, वो सारी मंगवाई, माननीय उच्चतम न्यायालय को वो प्रस्तुत की गई। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने निरंतर इसको सुन के और इसमें बड़ा स्पष्ट और बहुत अच्छा निर्णय दिया। और देश की जनता को भी, सब धर्मों के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। बहुत सारे लोग इसके बारे में बड़ी उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते थे, साहब क्या होगा, कैसे होगा। देश की जनता ने इसको बहुत सहज रूप से लिया जी, और सभी लोगों ने इस निर्णय को सहज लिया और सबने स्वीकारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत शुभकामनाएं। हम फिर से हाजिर होंगे जब आप ये जनसंख्या का पास करवा लेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सर। जय श्री राम।